हेलो एवरीवन, माय नेम इज एकता गुप्ता। और आज हम किसी के रिक्वेस्ट पे ये पंजाब लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1972 को डील करने वाले हैं। तो इस पूरे एक्ट में जो मुझे इंपॉर्टेंट सेक्शंस लगे उसको मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखा है, ताकि जब हम एक बार वीडियो देखें तो हमें दिमाग में बैठ जाए कि ठीक है, एक्चुअली में पूरा क्रक्स और स्ट्रक्चर है क्या इस एक्ट का। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझना ये इंपॉर्टेंट है कि पंजाब लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1972 क्यों आया। क्योंकि पंजाब में पहले भी लैंड लॉज एग्जिस्ट करते थे, जैसे पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर्स एक्ट 1953, पेप्सू टेनेंसी एंड एग्रीकल्चरल लैंड्स एक्ट 1955। बट ये जो दोनों लॉज थे ना, वो यूनिफॉर्मली अप्लाई नहीं होते थे पूरे पंजाब पे, अलग अलग जगह अप्लाई होते थे। यानी कि कुछ जो लॉज है वो जो ब्रिटिशर्स के अंडर पंजाब रीजन था उस पर अप्लाई होता था। देन कुछ जो ये जो एक्ट है या लॉज है वो पेप्सू एरियाज में अप्लाई होता था, यानी कि जो ग्रुप ऑफ प्रिंसली स्टेट्स था उस पर अप्लाई होता था। तो इसकी वजह से सारी चीजें इतनी कॉम्प्लिकेट हो गई थी, क्योंकि हर जगह अलग अलग चीजें चल रही है। इसलिए गवर्नमेंट को लगा कि हमें एक सिंगल एक्ट लाना चाहिए जो कि यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल होगा टू द होल ऑफ पंजाब। देन उसके बाद क्या है, मेजर रीजन ये भी था कि इस एक्ट के द्वारा हमने कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाए जिससे फेयरनेस एंड इक्वालिटी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इंश्योर होगा। जैसे कि हमने ऐसे प्रोविजंस बनाए कि एक जो बंदा है वो इतनी ही लैंड होल्ड कर सकता है, अगर उससे ज्यादा लैंड है तो फिर वो गवर्नमेंट एक्वायर करेगी। देन उसके बाद जो सरप्लस लैंड है उसको गवर्नमेंट किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ये सब चीजें जो है उसके रिगार्डिंग हमने प्रोविजंस बनाए। देन इसमें क्या है, अपॉइंटेड डेट 24 जनवरी 1971। तो ये अपॉइंटेड डे का टर्म बहुत बार यूज होगा। इसका मतलब ये है कि ऐसा दिन जब से ये एक्ट एप्लीकेबल होना शुरू हुआ, तो वो 24 जनवरी 1971 है। देन हमारा सेक्शन 2 बोलता है कि ये पंजाब लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1972 क्यों आया, हमने क्यों इनैक्ट किया। क्योंकि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, आर्टिकल 39 बी एंड सी, वो हमें फुलफिल करने हैं, हमें उन्हें मतलब कंप्लीट करना है उन गोल्स को। देन सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट डेफिनेशन। तो अभी सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 टॉक्स अबाउट बंजर लैंड। बंजर लैंड का मतलब होता है कि ऐसी लैंड जिस पर हमने कोई कल्टिवेशन नहीं की है फॉर अ कॉन्टिन्यूअस पीरियड ऑफ एटलीस्ट 4 years। तो मान लो कि जैसे आज मैं बोल रही हूँ कि क्या ये जो लैंड है, एक लैंड वो बंजर है या फिर नहीं। तो फिर मैं आज से एटलीस्ट 4 साल पहले देखूंगी कि क्या उस लैंड पे कोई कल्टीवेशन हुई है। अगर तो मान लो हुई है तो फिर हम उसको बंजर लैंड नहीं बोलेंगे। अगर मान लो कि एटलीस्ट 4 years तक उस पर कोई कल्टीवेशन नहीं हुई है तो मैं उसको बोलूंगी कि ठीक है, ये बंजर लैंड है। सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट कलेक्टर। तो जैसे कि क्या है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है अपना, या फिर कोई ऐसा ऑफिसर जिसकी रैंक असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास से कम नहीं हो, और जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया कि चलो ठीक है, तुम कलेक्टर की तरह फंक्शन करो। देन सब सेक्शन 4 फैमिली। तो इसमें क्या है, एक पर्सन, देन उसकी वाइफ होगी, फिर उसके बाद जो भी माइनर चिल्ड्रन होंगे वो भी फैमिली की डेफिनेशन में इंक्लूड होंगे। बट मान लो एक माइनर मैरिड डॉटर है, यानी कि एक माइनर डॉटर थी जिसकी शादी हो चुकी है, तो वो फैमिली की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगी। क्योंकि हमें पता है कि जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसको मोस्टली हस्बैंड की फैमिली से ही एसोसिएट करते हैं। देन लैंड जो है, तो ऐसी कोई भी लैंड जिसको आप एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज करो, या फिर आपने उसको किराए पे दे दिया है और वो जो बंदा है सामने वाला वो भी उसको एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज कर रहा है, या फिर आप उस लैंड को ऐसे पर्पसेस के लिए यूज करो जो कि क्लोजली कनेक्टेड विद एग्रीकल्चर है, या ग्रेजिंग लैंड है वो, या बंजर लैंड है, या वो एक ऐसी लैंड है जिसपे बिल्डिंग और स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, लाइक फार्म हाउस हो गया या ट्यूबवेल स्ट्रक्चर्स हो गया, उसको हम लैंड की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। देन लैंड ओनर की डेफिनेशन आप लोग पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 में देख लेना। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मान लो कि मुझे पैसों की जरूरत थी और मैंने क्या किया कि अपनी लैंड को मॉर्गेज कर दिया। मैंने अपनी जो लैंड है उसको गिरवी रख दिया सामने वाले बंदे के पास। और सिर्फ गिरवी ही नहीं रखा, मैंने अपनी लैंड की उसको पोजेशन भी दे दी। क्योंकि हम पोजेशन यूजुअली क्यों देते हैं कि हम ये बोलते हैं सामने वाले बंदे को कि इस लैंड से जो भी इनकम आ रही है ना, उसको तुम ले लेना, ठीक है, कि वो मॉर्गेज मनी जो है उसके पैसे तुम वसूल कर लो उस हिसाब से। तो अगर हमने जो लैंड है उसको सिर्फ गिरवी के अलावा उसकी जो पोजेशन है वो सामने वाले बंदे को दे दी, तो वो जो सामने वाला बंदा है यानी कि जो मॉर्गेज है उसको हम लैंड ओनर कंसिडर करेंगे फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। देन ऑर्चर्ड की डेफिनेशन है। ऑर्चर्ड हो गया कि जहाँ पे फ्रूट बेयरिंग ट्रीज, यानी कि जिन ट्रीज से फल आते हैं वो उग रहे हैं, और वो ऐसे उग रहे हैं मतलब क्योंकि इतने डेंसली उग रहे हैं कि इम्पॉसिबल हो जाएगा, या हमारे लिए मतलब परमिसेबल ही नहीं होगा कि हम जो बाकी जो बची हुई लैंड है या मेजर पोर्शन ऑफ लैंड है उसको अदर एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज कर पाए। देन पर्सन की डेफिनेशन में वही है कि इंडिविजुअल, उसकी फैमिली, देन उसके बाद कंपनी, ग्रुप ऑफ एसोसिएशन, मतलब ऐसे जो भी लोग जो कि केपेबल ऑफ ओनिंग द लैंड, वो पर्सन की डेफिनेशन में आ जाएंगे। देन सेल्फ कल्टीवेशन। इसका मतलब ये हो रहा है कि लैंड कौन कल्टीवेट कर रहा है, या तो जिसकी लैंड है वो खुद कल्टीवेट कर रहा है, या फिर उसके फैमिली मेंबर्स कल्टीवेट कर रहे हैं, या फिर उसका खुद का भाई कल्टीवेट कर रहा है, या फिर उसका सर्वेंट यानी कि नौकर कल्टीवेट कर रहे हैं, या उसने किसी को वेजेस पे रखा है कि आप मेरी लैंड को कल्टीवेट करो। और वो जो जिसको रखा है, जो हायर्ड लेबर है, वो किसके अंडर में कल्टीवेट कर रहे हैं, यानी कि उसके अंदर उसके ऊपर कॉन्स्टेंट सुपरविजन है, या तो लैंड ओनर की या फिर लैंड ओनर की फैमिली की कॉन्स्टेंट सुपरविजन, उनकी निगरानी में वो लैंड कल्टीवेट करेगा। अब इसमें और ये भी लिखा है
कि अगर मान लो कोई भी हायर्ड लेबर है या सर्वेंट है जो कि कल्टीवेट कर रहा है लैंड, तो आपको उसको पैसे देने हैं, मतलब वो वेजेस पे कर रहा है काम। तो या जब आप उसको पैसे दोगे ना, तो या तो कैश में दो, या फिर आप उसको काइंड में भी दे सकते हो। जैसे होता है ना, कुछ भी मतलब काइंड में दे दिया, या फिर आधे कैश में और आधे काइंड में। लेकिन ये जो काइंड जो चीज है ना, जैसे कि कोई भी चीज दे दी आपने बदले में, उसमें आप जो आपकी जो फसल उगी है, जो भी आपका प्रोड्यूस हुआ है उस एग्रीकल्चर लैंड से, उसका जो मतलब जो भी चीज़ उगी है वो आप उसको नहीं दे सकते। क्योंकि फिर क्या होता है कि अगर आप वो उसको देने लग जाते हो ना, तो वो एक टेनेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। आप उसको काइंड में, जैसे हम बोलते हैं ना, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, कुछ भी आपने काइंड में दे दिया, आप भैंस बकरी कुछ भी दे दी, बट आपको वो जो अपना एग्रीकल्चर लैंड से जो प्रोड्यूस हुआ है, जो भी उगा है ना, उसमें से आपको नहीं देना हो शेयर। नाउ सेक्शन 4 टॉक्स अबाउट परमिसिबल एरिया, यानी कि आप कितना लैंड जो है वो होल्ड कर सकते हो। गवर्नमेंट ने कुछ लिमिट सेट कर दी कि अगर इससे ज्यादा आपके पास लैंड है ना, उसको हम सरप्लस लैंड बोलेंगे, और वो जो लैंड है वो आप ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। आपको कुछ परमिसिबल लिमिट्स हमने सेट किए, उतनी ही लैंड रखनी है। और वो जो गवर्नमेंट ने परमिसिबल लिमिट सेट करी है ना, इट डिपेंड्स अपॉन द लैंड क्वालिटी। तो जैसे कि मान लो आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटी की, बहुत बेस्ट क्वालिटी इरिगेटेड लैंड है, जिसमें से आपको एटलीस्ट 2 क्रॉप तो एश्योर्ड है, 2 क्रॉप तो मिलती ही मिलती है, तो उसका आप सिर्फ 7 हेक्टेयर्स रख सकते हो। देन इरिगेटेड लैंड जिसमें से 1 क्रॉप एश्योर्ड है, उसका आप 11 हेक्टेयर्स रख सकते हो। देन अगर बरानी लैंड है, यानी कि ऐसी लैंड है जिसकी क्वालिटी डिपेंड्स अपॉन द रेनफॉल एंड नॉट ऑन द इरिगेशन, उसकी 20.5 हेक्टेयर्स रख सकते हो। देन अदर कैटेगरीज इंक्लूडिंग बंजर लैंड, गवर्नमेंट विल फिक्स डिपेंडिंग अपॉन की कैसी क्वालिटी है सॉइल की, देन कैसी प्रोडक्टिविटी एंड ऑल दैट फैक्टर्स। बट टोटल मिला के आप 21.8 हेक्टेयर्स लैंड से ज्यादा नहीं रख सकते। अब इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कि एक बंदा है, उसके पास अलग अलग प्रकार की लैंड है, कि उसके पास बेस्ट क्वालिटी इरिगेटेड लैंड भी, उसके पास इरिगेटेड लैंड भी है, तो उसका क्या है, गवर्नमेंट कन्वर्जन वगैरह कर करके एक सिंगल वैल्यू निकाल लेगी, और जो भी सिंगल वैल्यू आएगी ना, वो भी 21.8 हेक्टेयर से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकती। मतलब कि कुल मिला के मान लो कि जिस भी बंदा है, उसके पास जो लैंड होगी वो 21.8 हेक्टेयर से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगी। देन उसके बाद आप एक है ना सिचुएशन कंसिडर करो। मेरी एक फैमिली है जिसके अंदर अच्छे खासे 5, पहले एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं जिसमें 5 फैमिली मेंबर्स है। ठीक है, तो अब जो 5 फैमिली मेंबर्स है उनके पास एक 10 हेक्टेयर की बेस्ट क्वालिटी इरिगेटेड लैंड है, 10 हेक्टेयर की। तो अब लॉ के हिसाब से क्या है, सेक्शन 4 बोलता है अगर आपके पास बेस्ट क्वालिटी इरिगेटेड लैंड है ना, तो आप उसका सिर्फ 7 हेक्टेयर ही होल्ड कर सकते हो। तो यानी कि जो मेरे पास 4 हेक्टेयर बचा, उसको मैं सरप्लस लैंड कंसिडर करूंगी, और वो जो मेरी जो 5 मेंबर की फैमिली है वो सिर्फ 7 हेक्टेयर ही होल्ड कर सकती है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने आगे एक सिचुएशन बताई है कि मान लो अगर आपके घर में 5 मेंबर से ज्यादा है, ठीक है, कितने ज्यादा है, सिर्फ 8 तक परमिशन दी है कि 3 एक्स्ट्रा मेंबर्स। और तो अगर मान लो कि मेरी फैमिली 8 की है, तो मुझे परमिसिबल एरिया तो मिलेगा ही। ठीक है, यानी कि कितना, मान लो मेरे पास है ना 10 हेक्टेयर लैंड थी, ठीक है, तो उसमें से अभी ये बेस्ट क्वालिटी इरिगेटेड लैंड 10 हेक्टेयर, उसमें से परमिसिबल एरिया 7 हेक्टेयर तो मुझे मिलेगा ही। पर क्योंकि 5 से ज्यादा फैमिली है मेरे पास, तो जो मेरे पास ईच एक्स्ट्रा मेंबर है ना, उसको 1/5 ऑफ द परमिसिबल एरिया भी मिलेगा, यानी कि 1/5 और 7 हेक्टेयर हर 6th 7th और 8th मेंबर को भी मिलेगा। लेकिन उन्होंने इस फैमिली पे एक लिमिट सेट कर दी, क्योंकि फैमिली में तो भाई 15 मेंबर भी हो सकते हैं, 20 मेंबर भी हो सकते हैं, 5 से ज्यादा, 5 से ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं ना, 9 भी मेंबर हो सकते हैं, 10 भी मेंबर हो सकते हैं। तो उन्होंने लिमिट सेट कर दी कि हम सिर्फ 8 मेंबर ऑफ फैमिली की बात कर रहे हैं। कि अगर मान लो आपके पास 5 मेंबर की है फैमिली, तो आपको तो सिर्फ परमिसिबल एरिया ही मिलेगा। यानी कि मान लो कि आपके पास 10 हेक्टेयर है, चाहे 11 हेक्टेयर ऑफ बेस्ट क्वालिटी इरिगेटेड लैंड है, परमिसिबल एरिया 7 हेक्टेयर, तो आपको 7 हेक्टेयर ही मिलेगा। लेकिन मान लो आपके पास 8 मेंबर की फैमिली है, तो आपको परमिसिबल एरिया यानी कि ये 7 हेक्टेयर तो मिलेगा ही, प्लस में हर एक एक्स्ट्रा मेंबर यानी कि 6th 7th और 8th मेंबर के लिए आपको 1/5 ऑफ द 7 हेक्टेयर भी मिलेगा। तो इसको थोड़ा कैलकुलेशन करके और मतलब ये अच्छे से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वाली पूरी लाइन पढ़ना। फर्दर इफ द फैमिली हैज मोर देन 5 मेंबर्स, देन दे विल गेट द परमिसिबल एरिया प्लस में 1/5 ऑफ द परमिसिबल एरिया फॉर एवरी मेंबर आफ्टर द फिफ्थ। एवरी मेंबर आफ्टर द फिफ्थ यानी कि 6th 7th और 8th। और 8th पे क्यों स्टॉप हो गया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है बट ओनली फॉर अप टू 3 एक्स्ट्रा मेंबर्स मैक्सिमम, यानी कि 8 मेंबर्स तक ही लिमिट है। क्योंकि अगर हम 9वें 10वें 11वें मतलब इतने सारे लोगों के अप्लाई करते हैं, तो भाई बच्चे तो पता नहीं कितने हो सकते हैं, सबको थोड़ी देंगे। फिर उसके बाद ये बोला है कि अब जो यहाँ पे हम लैंड की बात करें, अगर वो ऑर्चर्ड है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, जिसपे ये फ्रूट बेयरिंग ट्रीज और ये वो उगते हैं,
तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, बरानी लैंड ट्रीट करेंगे, कि वो जो जिसपे ऑर्चर्ड उग रहा है पूरा जिस लैंड को, हम उसको ट्रीट करेंगे कि वो बरानी लैंड है, कि इट डिपेंड्स अपॉन द रेनफॉल एंड नॉट ऑन द इरिगेशन, क्योंकि वही है कि कैलकुलेशन में हमको हेल्प होती है ना। अब ऐसी जो अगर मान लो आपके पास 1.25 हेक्टेयर्स ऑफ जो बंजर लैंड है ना, वो किसके इक्विवेलेंट है, 1 हेक्टेयर ऑफ बरानी लैंड की इक्विवेलेंट है। ये सब हमने इसलिए बनाया है ताकि कैलकुलेशन में हेल्प हो, कि अगर हमारे पास जो भी अलग अलग लैंड्स हैं हम उनको एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर देना, वरना अलग अलग यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी डिफिकल्टी होगी। तो ये बोला जा रहा है कि क्योंकि बंजर लैंड जो होती है वो खराब सी होती है, वो बिल्कुल अनकल्टिवेटेड होती है, तो 1.25 हेक्टेयर्स ऑफ बंजर लैंड इज इक्विवेलेंट टू 1 हेक्टेयर ऑफ बरानी लैंड, इसमें ये बोला गया पूरा। नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन 5, सिलेक्शन ऑफ परमिसिबल एरिया एंड डिक्लेरेशन। अब मान लो आपके पास जो है परमिसिबल लिमिट जो है उससे ज्यादा लैंड है, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि वो जो परमिसिबल लिमिट है ना, उसके अंदर आप कौन कौन सी लैंड इंक्लूड करना चाहते हो। इसका मतलब ये है कि मान लो आपके पास बहुत बहुत सारी लैंड है, ठीक है, तो हमें पता ही है कि मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है, 21.8 हेक्टेयर्स। तो आप उसमें से आप डिसाइड कर सकते हो कि ठीक है, मुझे कितनी हेक्टेयर कौन कौन सी लैंड जो है वो चाहिए, उस ये आपका पूरा डिस्क्रेशन है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि मैं ये टाइप की लैंड रखना चाहता हूँ, इतनी हेक्टेयर ऑफ लैंड रखना चाहता हूँ, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्टर को देनी है बाय सबमिटिंग अ डिक्लेरेशन। और अगर वो लैंड मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स में है, अलग अलग लैंड, तो आपको सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आपने ये ऐसी इन्फॉर्मेशन या डिक्लेरेशन जो है वो नहीं दी, तो कलेक्टर विल कलेक्ट ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन हिमसेल्फ अंडर सेक्शन 6। और अगली इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब आप डिसाइड कर रहे हो ना कि मैं कौन कौन सी प्रकार की लैंड रख रहा हूँ, तो दो टाइप की लैंड है जो आपको इंक्लूड करनी है। एक होती है सेल्फ कल्टीवेशन, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि आप उसको खुद कल्टीवेट कर रहे हो, आपके फैमिली मेंबर्स या फॉर दैट मैटर ब्रदर कल्टीवेट कर रहे हैं, वो आपको रखनी है। और दूसरी होती है जो आपने गिरवी रख रखी है लैंड, वो भी। तो अब इसमें मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लिखे लैंड मॉर्गेज्ड विदाउट पोजेशन। इसका मतलब क्या है कि आपने किसी से लोन ले रखा है और आपने अपनी लैंड के कागजात वो सामने वाले बंदे को दे दिए जिससे आपने लोन लिखा है। अब अगर मान लो कि आपने डिफॉल्ट करा, तो वो सामने वाले बंदे के पास हक होगा कि वो आपकी लैंड जो है वो बेच दे। तो ये दो दो टाइप की जो लैंड है वो आपको इंक्लूड करनी है। देन सेक्शन 7 टॉक्स अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ परमिसिबल एंड सरप्लस एरिया। तो कलेक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा ये डिटरमिन करने के लिए कि आप कितनी लैंड होल्ड कर सकते हो और कितनी जो है वो सरप्लस लैंड है और आपको गिव अप करनी पड़ेगी। और मान लो जो मैंने आपको बताया था कि आपको डिक्लेरेशन सबमिट करना होता है, अगर आपने डिक्लेरेशन सबमिट नहीं किया है या फिर आपने फॉर दैट मैटर झूठी इन्फॉर्मेशन दी है, तो आपको 2 साल तक सजा हो सकती है, जेल हो सकती है, या फिर 2000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है, या फिर दोनों चीज हो जाएगी। सेक्शन 8, वेस्टिंग ऑफ अनयूटिलाइज्ड सरप्लस एरिया इन द स्टेट गवर्नमेंट। तो अब एक बार पता चल गया कि भाई इस बंदे के पास इतनी परमिसिबल लिमिट थी और बाकी की जो लैंड बची है वो सरप्लस है, तो फिर वो क्या करेंगे, सरप्लस लैंड का जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने पोजेशन में ले लेगी, और अब वो स्टेट गवर्नमेंट की ही लैंड है, अब उसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ वो स्टेट गवर्नमेंट ही उसका उस लैंड का ओनर। Now, next point is, if the tenant's surplus land falls inside the landowner's permissible area, then the tenant's right end. इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो। मान लो ये एक 20 एकड़ की लैंड है जो कि लैंड ओनर की है, ठीक है। अब जब हमने परमिसिबल लिमिट कैलकुलेट की कि लैंड ओनर कितनी लैंड रख सकता है, तो ये निकल के आया है कि भाई ये सिर्फ 10 एकड़ लैंड ही रख सकता है। और मान लो जो लैंड ओनर था उसने एक टेनेंट रखा हुआ था, और टेनेंट भी कल्टीवेशन कर रहा था, और मान लो वो 4 एकड़ लैंड पे कल्टीवेट कर रहा था, और कुछ इस प्रकार था कि ये जो है ना, यहाँ पे 2 एकड़ कल्टीवेट कर रहा था और फिर यहाँ पे 2 एकड़ वो कल्टीवेट कर रहा था इस पोर्शन में, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बता ही दिया था कि ये जो 10 एकड़ की जो पूरी लैंड है वो लैंड ओनर की हो गई। तो अब इसमें जो वो 2 एकड़ कल्टीवेट कर रहा था ना टेनेंट, उसको ये त्यागना होगा। अब जो बाकी की बची लैंड जो कि लैंड ओनर की नहीं है, जो बाकी की 10 एकड़ जो लैंड है, जो सरप्लस लैंड हो गई है लैंड ओनर की, तो उसमें जो 2 एकड़ है ना टेनेंट का, वो बस उसको मिल जाएगा, लेकिन जो लैंड ओनर के में उसका 2 एकड़ था ना, वो नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है द टेनेंट्स सरप्लस लैंड फॉल्स इनसाइड द लैंड ओनर्स परमिसिबल एरिया, देन द टेनेंट्स राइट एंड। और इसमें ना अलग अलग परमिसिबिलिटी लिमिट होती है, यानी कि लैंड ओनर का भी कुछ अलग होता है, टेनेंट का भी कुछ अलग होता है। मतलब ऐसे बहुत सिस्टम चले आ रहे हैं पीछे से, क्योंकि टेनेंट के भी अलग अलग राइट्स होते हैं। जैसे पहले जो लैंड लॉस थे उसमें भी टेनेंट के पास राइट था कि वो जिस पे कल्टीवेशन कर रहा है वो उसको एक्वायर कर सकते हैं, इसलिए हमने अलग अलग कैलकुलेशन ऐसी करी हुई है। तो उसमें इतनी एंट्री केसेस पे जाने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखना है, if the tenant's surplus land falls inside the landowner's permissible area, then the tenant's right end। और जो बाकी की जो सरप्लस, मतलब जो बाकी की जो लैंड बची, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था ना, सिर्फ उसमें ही उसका हिस्सा मिलेगा। अगर लैंड ओनर के हिस्से में, लैंड ओनर के परमिसिबल एरिया में टेनेंट जो कल्टीवेट कर रहा था वो एकड़ आ गए हैं, तो वो उसको त्यागना पड़ेगा। अब आगे मान लो कि जैसे आपके पास जो लैंड थी उसमें आपको परमिसिबल लिमिट आपकी तय हो गई,
लेकिन जो सरप्लस लैंड, जो बाकी की जो लैंड बची, उसमें कुछ लैंड ऐसी थी जिसका पोजेशन आपने मॉर्गेजी को दिया हुआ था, क्योंकि आपने कुछ लोन लिया था और आपने मॉर्गेजी को अपनी जो लैंड की जो पोजेशन है वो दे दी थी। अब क्योंकि वो जो आपने जो लैंड की पोजेशन मॉर्गेजी को दी थी वो सरप्लस में आ गई, तो ऑफ कोर्स वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट तो लेगी ही, लेकिन जो मॉर्गेजी का राइट है आपसे लोन इकट्ठा करने का, वो वेस्टेड ही रहेगा, वो आपको चुकाना ही पड़ेगा, चाहे लैंड जो है वो स्टेट के पास क्यों ना चली गई हो। तो मतलब अगर हम प्रैक्टिकल देखें ना, तो जैसे कि अब सरप्लस लैंड जब गवर्नमेंट ले लेती है, तो जो लैंड ओनर होता है, जो एक्चुअल लैंड ओनर होता है, उसको पैसे मिलते हैं, कॉम्पनसेशन मिलता है। तो वो जो कॉम्पनसेशन मिलेगा ना, उसमें से ही ये जो मॉर्गेजी था उसका लोन वगैरह सब कुछ चुकता करेगी जो स्टेट होती है, या फॉर दैट मैटर जो भी लैंड ओनर वगैरह है, वो जो मॉर्गेजी का जो राइट है वो फिर प्रोटेक्टेड ही रहेगा। सेक्शन 9 पावर टू टेक पोजेशन ऑफ सरप्लस एरिया, तो वही है कि जो भी सरप्लस एरिया डिटरमिन हो गए, अब आपको उसका हैंड ओवर करना है पोजेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 10 days। और अगर आप नहीं करते हो तो फिर जो कलेक्टर है वो मतलब फोर्स भी यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू टेक द पोजेशन। सेक्शन 10 अमाउंट पेबल फॉर द सरप्लस एरिया, मैं इसकी बात कर रही थी। अब जब आपका जो एरिया है गवर्नमेंट ने ऑक्यूपाई कर लिया और गवर्नमेंट ने ले लिया, तो वो आपको कॉम्पनसेशन भी तो पे करेगी, या फिर जो मॉर्गेज है जो हम पीछे डिस्कस कर रहे थे, उसके राइट्स तो रिजर्व्ड है ना, कि उसको मॉर्गेज का जो लोन है वो मिलना चाहिए, तो कैसे देगी गवर्नमेंट जो है वो, कैसे पैसे चुकता करेगी, कॉम्पनसेशन कैसे देगी, उसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है। बट फॉर्मूले से पहले आपको फेयर रेंट का मतलब समझ में जाना चाहिए। ये होता है 1/5 ऑफ द ग्रॉस प्रोड्यूस ऑफ द लैंड, यानी कि जो भी लैंड की पूरी उगाई है ना, उसका 1/5 जो है वो फेयर रेंट होगा। अब मान लो कैलकुलेट करते हैं, तो आपके पास एक बहुत बड़ी सरप्लस एरिया ऑफ लैंड जो है निकल के आए, ये है। तो इसका है फर्स्ट 3 हेक्टेयर्स, ठीक है, पहली थ्री हेक्टेयर्स का जो अमाउंट है वो होगा 12 इंटू फेयर रेंट करेंगे। देन इसके अगला जो नेक्स्ट 3 हेक्टेयर होगा उसका फॉर्मूला है 9 इंटू फेयर रेंट। और बाकी की जो भी रिमेनिंग लैंड है, चाहे वो 12 हेक्टेयर हो, 13 हेक्टेयर हो, कुछ भी हो, उसका फॉर्मूला है 6 इंटू फेयर रेंट। फिर हम सबको प्लस कर देंगे और वो कॉम्पनसेशन अमाउंट आ गया। बट अब इसमें क्या है, हमने हर एक हेक्टेयर के लिए मैक्सिमम रुपीज सेट कर दिए। यहाँ पे मैक्सिमम रुपीज क्या है, 5000 पर हेक्टेयर है, ठीक है। यानी कि अभी आपको 5000 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा, 15000, यानी कि 15000 फॉर 3 हेक्टेयर्स, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे मैक्सिमम रुपीज 3750 पर हेक्टेयर है, तो 3750 इंटू 3 हेक्टेयर के लिए करोगे तो कितना आएगा, 11,2503 समथिंग समथिंग आएगा। तो वो है, तो ये मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी, वरना क्योंकि अगर हम फेयर रेंट के हिसाब से ऐसे कैलकुलेट करें तो पता नहीं कितना ही पहुंच जाएगा गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट खाली हो जाएगी। तो इसलिए जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, लैंड ओनर की सरप्लस लैंड है 8 हेक्टेयर, ठीक है। मान लो ये जो पूरी लैंड है वो 8 हेक्टेयर है, और इसमें से जो फेयर रेंट आता है पर हेक्टेयर वो 1000 रुपीज है, यहाँ पे पर हेक्टेयर लिखा है, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं, तो पहले 3 हेक्टेयर के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो फॉर्मूला है 12 इंटू फेयर रेंट, तो 12 इंटू 1000, ठीक है, तो 12,000 आया। ये 12,000 तो अभी 1 हेक्टेयर के लिए आया है, इसको अभी 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3 से मल्टीप्लाई अगर हमने किया तो 36,000 आएगा, समझ रहे हो, 3 हेक्टेयर के लिए। बट हमने मैक्सिमम लिमिट तभी तो सेट की है, हमने बोला है 5000 पर हेक्टेयर जो है वो मैक्सिमम लिमिट है, तो 5000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15,000। अब 15,000 कम है या 36,000 कम है, ऑफकोर्स 15,000 जो है वो कम है, इसलिए हमने उसको कैप कर दिया कि 15,000 तो भैया मैक्सिमम है। अगर उससे ज्यादा अगर आपका आ रहा है ना पहले 3 हेक्टेयर का कैलकुलेशन, तो 15,000 पे ही रुक जाएगी गाड़ी, इतना ही आपको देना है। और अगर 15,000 से कम आ रहा है तो फिर तो भैया कम ही देंगे, फिर ज्यादा क्यों देंगे। अब इसलिए हम नेक्स्ट 3 हेक्टेयर्स का कैलकुलेट करते हैं, तो फॉर्मूला क्या है, 9 इंटू फेयर रेंट, तो 9 इंटू यहाँ पे क्या था 1000, आपने 1000 कर दिया, ठीक है, 9000 आ गई। ये 9000 तो अभी 1 हेक्टेयर का है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है फेयर रेंट पर हेक्टेयर। अब इसको 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 27,000 आ जाएगा। लेकिन मैक्सिमम परमिसिबिलिटी लिमिट हमने इसलिए तो सेट कर दी 3750 पर हेक्टेयर, तो 3 इंटू 3750 करोगे तो 11,250 आएगा। तो इसलिए हमने इसकी लिमिट सेट कर दी कि इतना ही देना है। फिर रिमेनिंग 2 हेक्टेयर्स जो भी मतलब 8 में से अब कितने बचे, 2, क्योंकि 3 3 6 हो गए, 7 8 2 बचे। तो उसका फॉर्मूला क्या है, 6 इंटू फेयर रेंट, तो 6 इंटू 1000 तो 6,000 आया। अभी 3 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा। बट मैक्सिमम हमने कितना सेट किया है, 2500 पर हेक्टेयर, ठीक है। तो 2,500 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 2 हेक्टेयर रिमेनिंग हो गए ना, 5,000 आए, तो मैक्सिमम इतना है, तो इसलिए हमने क्या है इतना मैक्सिमम देंगे। अब इन सबको आप टोटल कर लो, 15,000, 11,250 प्लस में 5,000, 31,250 आपको कॉम्पनसेशन गवर्नमेंट देगी। क्योंकि यार सही बात है ना, अगर एक्चुअल हम कैलकुलेट करने बैठे
ये कि एक एक हेक्टेयर का मतलब 3-3 हेक्टेयर का आपका 36,000 और इतना आ रहा है, तो भाई गवर्नमेंट तो ऐसे पैसे ही बांटती रह जाएगी ना। इसलिए हमने मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट सेट कर दी है। इस फॉर्मूले को है ना अलग से लिखना, फिर अपने हिसाब से कैलकुलेट करोगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी मेरे पास ऐसा कोई पेन पेंसिल नहीं है कि मैं आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझा सकूं, इसलिए जितना पॉसिबल हो चुका मैंने आपको समझाया। देन ये मॉर्गेज से रिलेटेड वही बात है जो हमने पहले डिस्कस की थी, इसको पढ़ लेना। सेक्शन 11 डिस्पोजल ऑफ द सरप्लस एरिया, तो जो भी सरप्लस एरिया है वो अब गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर है और गवर्नमेंट की मर्जी अब उसको कैसे डील करना है। अलॉट कर सकती है टेनेंट, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, लैंडलेस, एग्रीकल्चर वर्कर्स इन सबको। बट मैक्सिमम अलॉटमेंट कितनी कर सकती है? 2 हेक्टेयर्स ऑफ फर्स्ट क्वालिटी लैंड और इक्विवेलेंट, यानी कि टेनेंट है उनको सिर्फ 2 हेक्टेयर दे सकती है, शेड्यूल कास्ट है 2 हेक्टेयर, मतलब 2 हेक्टेयर से एक्सीड नहीं कर सकती जिसको भी जिस जो भी अलॉटी है उनके पास। फिर उसके बाद क्या है, सेक्शन 14 एग्जेम्पशन ऑफ द लैंड्स बिलोंगिंग टू रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। सो इसमें ये बोला गया है कि इस एक्ट के आने से पहले अगर लैंड जो थी वो टेम्पल्स, गुरुद्वारा, वक्फ, गौशल्स, मतलब जो भी चाहे वो रिलीजियस हो या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और पब्लिक नेचर को बिलोंग करती थी, तो इन पे ये लैंड सीलिंग के जो भी लॉज वगैरह है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। और अगर ये जो है मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये जो सारी जो लैंड है ना, जो रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के, इन्हीं के पर्पसेस के लिए यूज होनी चाहिए, तभी ये सेक्शन 14 एप्लीकेबल है। अगर आपने वो जो लैंड है उसको किसी और को ये लीज पे दिया हुआ है, मतलब किसी को किराए पे दी हुई है, तो फिर उस पे वो एग्जेम्पशन एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको अपने खुद के मतलब रिलीजियस या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के खुद के यूज के लिए होनी चाहिए वो सब कुछ चीजें। नाउ सेक्शन 15 सेविंग और सर्टेन राइट्स ऑफ द टेनेंट्स टू परचेज द लैंड। तो अब पहले लॉज के अंदर भी क्या होता था कि जो टेनेंट्स होते हैं वो जो भी लैंड ओनर की लैंड पे कल्टीवेट कर रहे हैं ना जो भी पोर्शन, तो उनके पास राइट होता था कि वो परचेज कर सकते हैं उसको। लेकिन अब कुछ कंडीशंस एप्लीकेबल थी। पहली कंडीशन तो ये थी कि अगर आपको वो लैंड परचेज करनी है, वो पोर्शन ऑफ द लैंड जिस पे आप कल्टीवेट कर रहे हो, तो यू हैव टू अप्लाई विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। देन सेकंड इज कि अब आपको पेमेंट तो करनी पड़ेगी, तो पेमेंट इज आइदर 90 टाइम्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू। जो आप टैक्स देते हो ना गवर्नमेंट को, इट इज लैंड रेवेन्यू, तो इसका 90 टाइम्स या फिर 500 रुपए पर हेक्टेयर, विच एवर इज लेसर। देन उसके बाद आपको असिस्टेंट कलेक्टर के फर्स्ट ग्रेड आप अप्लाई करोगे कि मुझे ऐसे ऐसे जो जिस पे मैं कल्टीवेट करता हूँ मुझे वो लैंड चाहिए, तो ऑफिसर लैंड ओनर को इन्फॉर्म करेंगे और फिर इंक्वायरी होगी एंड डिस्कशंस एंड अमाउंट पे पूरी बातचीत वगैरह होगी। फिर जो टेनेंट है उसके पास ऑप्शन होता है या तो एक बारी में फुल पेमेंट कर दे या इंस्टॉलमेंट्स में कर ले। फिर उसके बाद ये होता है कि जब टेनेंट फुल पेमेंट कर देता है या जब पहली इंस्टॉलमेंट भी पे कर देता है, जो टेनेंट होता है वो ऑटोमेटिकली ओनर ऑफ द लैंड बन जाता है। और अगर टेनेंट के पास अभी तक पोजेशन नहीं आई है तो असिस्टेंट कंट्रोलर जो असिस्टेंट कलेक्टर जो होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसे पोजेशन लैंड की जो भी वो थी उसकी दिलवाएं। देन अब इसमें क्या होता है, अगर मान लो इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे किए हैं तो अब इंस्टॉलमेंट्स को वसूला जाएगा इन द मैनर ऑफ लैंड रेवेन्यू अरियर्स, जो मैंने आपको बताया है, जैसे कि गवर्नमेंट रिकवरी करती है ना टैक्सेस के माध्यम से, उस मेथड से। फिर उसके बाद जो मान लो टेनेंट को जो लैंड मिली है जिस पे वो कल्टीवेट वगैरह करा था या जो भी है, वो मॉर्गेज वगैरह से फ्री रहेगी। बट अगर वो मॉर्गेज थी तो जो मॉर्गेज का जो भी प्राइस है, जो टेनेंट पे करेगा ना प्राइस, उसमें से मॉर्गेज मनी का जो भी हिसाब किताब है वो किया जाएगा। नाउ सेक्शन 16 है समरी इविक्शन एंड फाइन, की कोई भी किसी की भी लैंड अनऑथराइज तरीके से या रॉन्गफुली पोजेस करके बैठा हुआ है, तो क्या क्या हो सकता है, मतलब कि क्यों बैठा हुआ है, क्योंकि मान लो उसको ट्रांसफर ही की गई हो लैंड बट इनवैलिड तरीके से, क्यों कि वो ऐसे तरीके से की गई है ट्रांसफर कि वो इस एक्ट के अंदर इनवैलिड है, या फिर उसके पास कोई राइट नहीं है उस लैंड को ऑक्यूपाई करने का बट फिर भी वो अनऑथराइज या रॉन्गफुल पोजेशन लेके बैठा हुआ है, तो जो कलेक्टर है वो उसको उस लैंड से निकाल सकता है आफ्टर कंडक्टिंग समरी इंक्वायरी, यानी कि छोटी सी इंक्वायरी करके, और फाइन भी लगा सकता है अप टू 1000 रुपीज। फिर उसके बाद कलेक्टर ये भी बोल सकता है कि ये जो फाइन है वो आप उस बंदे को जाके दो जिसकी आप लैंड पे अनऑथराइज या फिर रॉन्गफुल पोजेशन करके बैठे थे। देन सेक्शन 21 टॉक्स अबाउट बार और जुरिसडिक्शन, ये पढ़ना बहुत आसान है। सेक्शन 26 है पावर टू मेक रूल्स, जो स्टेट गवर्नमेंट है या मतलब ये सब कुछ कैसे रूल्स बना सकती है इससे रिलेटेड। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसमें कुछ भी इतना और ये ना इतना कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट एक बार पढ़ लो। देन सेक्शन 27 इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, एग्जेम्पशन ऑफ सर्टेन लैंड्स फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ दिस एक्ट। तो मतलब कि ये जो सीलिंग की लिमिट्स होती है और ये सब कुछ 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 लैंड्स पे एप्लीकेबल नहीं होगी, तो ये पूरी एक लिस्ट है, इसको अच्छे से याद कर लो। जैसे कि क्या है, कोई गवर्नमेंट की लैंड है या गवर्नमेंट ने किसी को किराए पे दी हुई है कोई लैंड, तो फिर लीज पे दी हुई है, तो उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। देन उसके बाद कुछ लोकल अथॉरिटीज या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की कुछ लैंड है, फिर यहाँ पे एक भूदान यज्ञ बोर्ड है उसकी कुछ लैंड है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी और मतलब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की लैंड है, ये सब कुछ जो है उन पे एप्लीकेबल नहीं होगा अपना ये जो पूरा एक्ट है। तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना इसके पॉइंटर्स।
Yeah, so this was it for this particular topic. And if you liked my video, do like and subscribe to my channel. Thank you.